तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे जानने से पहले हम ये समझते हैं ये पार्टिकल है क्या, क्या है ये पार्टिकल। पहले इसको समझते हैं, पार्टिकल हम किसको बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जिसका मास फाइनाइट हो और उसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर हो, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, फिर भी नहीं समझ आया, चलो और अच्छे से समझते हैं। मान लो ये पेन, ठीक है, ये पेन है। पेन किससे बना है? प्लास्टिक से बना है ऑब्वियसली, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके अंदर तो कुछ होंगे, है ना। हम अगर इसका मास फाइनाइट है या नहीं है, मतलब हम इसका मास को मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते। फाइनाइट का मतलब क्या हो जाता है? फाइनाइट का मतलब हो जाता है जिस चीज को आप मेजर कर सको। इसको मेजर कर सकते हैं। अब अगर मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके साइज को, ठीक है, और इसके अंदर प्लास्टिक से वो कैसे बना है, मैं अगर उसको इग्नोर कर देता हूं, तभी जाके मैं बोल सकता हूं ये पेन एक पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल, मुझे क्या जानना है ये प्लास्टिक ये किस इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे लिखना है ना। तो हम उस चीज को, उस टाइप चीजों को हम बोल सकते हैं पार्टिकल। ठीक है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है? जब बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं एक साथ, उसको हम बोल देते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल। समझे या नहीं समझे? समझ में। चलो, अब यहां पे इस चैप्टर में, अच्छा पहले लिख लो, ठीक है, पार्टिकल का ये डिफिनेशन है। और सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इस टॉपिक में हम पढ़ने से पहले, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ने से पहले, हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना है जो कि है सेंटर ऑफ मास। अब ये है क्या सर? मास का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, हाँ, ऐसा कुछ है क्या? देखो, कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम अगर हम लेके चले, ठीक है, कोई भी अगर मैं सिस्टम लेके चलूं, फॉर एग्जांपल मैं ये पेन को मेरे हाथ पे बैलेंस कर रहा हूं, ये ना, अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बैलेंस कैसे है इस जगह पे? अगर मैं थोड़ा इसको इस तरफ लेके आऊं या फिर थोड़ा उस तरफ लेके जाऊं, ये तो गिर जाएगा, लुढ़क के गिरेगा, नहीं गिरेगा। लेकिन अभी एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे आप एक उस बॉडी को बैलेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? हाँ या ना। मान लो वही सेंटर ऑफ मास है। या फिर अगर हम इसको और डिटेल में चले, अगर कोई भी एक बॉडी है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर पॉइंट पे, हर पार्टिकल पे इस ऑब्जेक्ट का मास होगा, क्योंकि वो पार्टिकल से बना हुआ है, और हर पार्टिकल का अपना मास होता है ना। तो हर पार्टिकल का मास होता होगा। लेकिन जब ये एक ऑब्जेक्ट या सिस्टम बन जाता है, सारा मासेस एक्युमुलेट होके एक ही जगह पे अपना मास या अपना वजन दिखाते हैं, ठीक है, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। समझे या नहीं समझे? अब हमें सेंटर ऑफ मास क्यों चाहिए, या हमें पढ़ना क्यों है, ये भी तो जानना जरूरी है। हमने इससे पहले जो भी चीजें पढ़ी, न्यूटन साहब का लॉ पढ़ा, न्यूटन साहब का जो भी लॉ पढ़ रहे थे हम, वो एक सिस्टम के लिए काम करता था, एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करता था। अब कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें करोड़ों एटम से बने हुए हैं, और करोड़ों एटम करोड़ों तरीके से मूव भी कर रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर रैंडम मोशन होता है। अब उसको अगर मैं कंसिडरेशन में लूं तो न्यूटन लॉ तो सारा फेल हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन साहब का जो भी लॉ था वो सब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ करता था ना। तो इसी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, ताकि मैं न्यूटन लॉ से इन सबको एक्सप्लेन कर सकूं। और उसी के लिए आपको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज होना जरूरी है। और सेंटर ऑफ मास क्या बोलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो पार्टिकल से बना हुआ है, या कोई भी सिस्टम अगर वो पार्टिकल से बना हुआ है, तो सम ऑफ, या एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे उस सारे पार्टिकल का मास कॉन्सेंट्रेट हो रहे होंगे, और उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। समझे या नहीं समझे? समझे। अब यहां पे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट ऐसा भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम इससे पहले चैप्टर में कर रहे थे, ये अगर एक बॉडी हो गया तो हम यहां पे जी लगा देते थे सेंटर में, है ना। तो क्या पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशन अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। लेकिन ऑन अर्थ सरफेस, जब हम प्लेन सरफेसेस में रहते हैं, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पेन लेता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे लाई करता है, यहां पे, मतलब इस रूम के अंदर जहां पे लाई करता है, जी भी उसी पॉइंट पे, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी पॉइंट पे लाई करता है। लेकिन अगर मैं इसको हिमालय के चोटी पे ले जाऊं, वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, पॉइंट थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा हाइट बढ़ता जाता है, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी हमारा चेंज होता जाता है या डिक्रीज होते हुए जाता है। समझ रहे हो या नहीं समझ? तो इसमें सेंटर ऑफ मास में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क क्या है कि इसमें सारा का सारा मास एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट होता है, और ये क्या बोलता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है, सारा का सारा फोर्सेस, जब ग्रेविटेशनल फोर्स या सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस जिस पॉइंट पे एक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दोनों अलग अलग है। लेकिन फॉर अस
अर्थ के सरफेस पे जब हम नॉर्मल प्लेन जगह पे हैं, जो सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं कोई सी हाइट या ऊपर की जगह पे जाऊं, जैसे हिमालय हो गया जो हायर एल्टीट्यूड पे है, उधर अगर जाऊं तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप अर्थ पे रहो, अर्थ से बाहर भी चले जाओ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ये है आपका सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। और सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कब चेंजेस होता है या क्या होता है, उसको भी मैंने जो मैंने बताया समझाया, उसको भी यहाँ पे 2 लाइनों में लिख दिया। इसको लिख लो, घर में जब थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये सब चीजें क्यों मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं, क्योंकि जब आप घर पे कॉपी खोलोगे तो घुसे कुछ, ठीक है ना। मान लो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस। बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं। ये हो गया आपका क्या, ओरिजिन होगा। अब मान लो मैं यहां पे एक पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेता हूं जहां पे 2 पार्टिकल्स है, एक यहां पे है एक यहां पे है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं P1 और इसको मैं मान लेता हूं P2। अब मान लो इसका मास हो गया M1 और इसका मास हो गया M2, ठीक है। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं। अब यहां से मान लो ओरिजिन से ये जो क्या बोलते हैं, इस पे इस तक या P1 तक जो डिस्टेंस है मान लो वो है R1 वेक्टर, होगा या नहीं होगा। और मान लो ओरिजिन से P2 तक जो डिस्टेंस है वो है मान लो R2 वेक्टर, होगा या नहीं होगा। इतना तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा या सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा। अगर मान लो एक डंडी में आपको पकड़ा दूं, उसका सेंटर ऑफ मास आप कहां पे लोगे? उसके बीच में, सेंटर में ना, सेंटर के आसपास, कहीं दूर तो नहीं लोगे ना। अब मान लो बोला ये इसका सेंटर ऑफ मास बोलो तो बोलोगे आप यहां है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। सेंटर ऑफ मास इसी के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो मान लो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहीं पे लाई करता है, जिसको मैं RCM से रिप्रेजेंट करता हूं, RCM से, ठीक है। ये सपोज है, लेट कंडीशन। मान लो क्या मुंडो में तुझी कहीं हुआ ठंडा लगे बंद रही ऐसी मुंडा भी ना ऐसे था ठंडा जरूरी मैं। अब देखो, एज बिकॉज ये पार्टिकल है, ठीक है ना, एज बिकॉज ये पार्टिकल है और 2 पार्टिकल है एक सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है इस P1 की वजह से इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा और इस P2 की वजह से इस P1 पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। मान लो इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो इस पे फोर्स लग रहा है वो हो गया, मैंने नाम दे दिया F12, मतलब 1 की वजह से 2 पे फोर्स F12 होगा, और इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा होगा मान लो उसको नाम दे दिया F21, होगा या नहीं होगा? इतना तक किसी को डाउट होगा? चलो अब इसमें हम थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन कर देते हैं। अगर मुझे V1 इसका वेलोसिटी निकालना है, V1 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr1/dt, होगा या नहीं होगा? वेलोसिटी निकालने के लिए इस पार्टिकल का क्या करना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, r1/dt, होगा या नहीं होगा? तो V1 विल बी इक्वल टू dr1/dt, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और A1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv1/dt, होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन होगा। और इस चीज को मैं और भी क्या लिख सकता हूं, d⁻²r1/dt², ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? डबल डेरिवेटिव ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। वैसे ही अगर मैं V2 निकालूं, V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr2/dt, होगा। वैसे ही A2 हमारा कितना हो जाएगा, dv2/dt, विच इज ऑल्सो इक्वल टू d2r2/dt, ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। कोई डाउट यहां पे, कोई शंका? इन दोनों को मैं मान लेता हूं क्या है, इसको इक्वेशन 1, इन दोनों को मिला के आगे हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे मान लो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, P1 M1। अब इस पार्टिकल पे मान लो एक बाहर से और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि है F1 एक्सटर्नल, और इस पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसको मैं नाम दे देता हूं F2 एक्सटर्नल। लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? एक सिस्टम पे, और सिस्टम पे लगा रहा हूं मतलब इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं इस पे भी उतना फोर्स लगा रहा हूं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों का फोर्स इस टोटल सिस्टम पे उतना ही लग रहा होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब अगर मैं फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 P1 कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स ऑन P1 कितना हो जाएगा, उसको मैं नाम देता हूं मान लो F1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 एक्सटर्नल प्लस F21। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, दूसरा ये वाला फोर्स लग रहा है ना। तो F1 विल बी इक्वल टू F21 प्लस F1 एक्सटर्नल, होगा या नहीं होगा? होगा। वैसे ही टोटल फोर्स ऑन P2 कितना हो जाएगा, F2 विल बी इक्वल टू कितना, F12 प्लस F2 एक्सटर्नल, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब अगर मैं इस चीज को न्यूटन साहब के लॉ से रिप्रेजेंट करता हूं, न्यूटन साहब के लॉ को, तो क्या मैं इस चीज को M1A1 के बराबर भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? F1 इज इक्वल टू M1A1, होगा। वैसे ही इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, M2A2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब मान लो ये हमारा इक्वेशन बन गया 2 और ये बन गया मान लो हमारा इक्वेशन 3,
ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन, मतलब एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, क्या होगा? m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल प्लस f21 प्लस f12, ये होगा या नहीं होगा? इन दोनों को ऐड कर दिया, होगा ना? ये प्लस ये प्लस ये, होगा या नहीं होगा? कोई शंका, कोई डाउट? अब हमने ये पढ़ा हुआ है, जो f12 होता है इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन साहब के लॉ से पढ़ा हुआ है ना। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो f12 प्लस f21 कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। और f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल मुझे कितना मिल जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके मान लो ये हो गया f, हो गया, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो F इज इक्वल टू, देयरफॉर F इज इक्वल टू कितना बन गया? m1a1 प्लस m2a2, बना या नहीं बना? बना या नहीं बना? वेयर F इज इक्वल टू क्या है? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, बना या नहीं बना? अब मान लो ये जो लेट, हम ये मान के चलते हैं, तो सपोज ये जो सिस्टम, इसका इस पार्टिकल का मास मैंने m रखा और इस पार्टिकल का मास मैंने m2 रखा, इसका m1 इसका m2, लेट द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम बी कैपिटल M, मतलब लेट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम बी कैपिटल M। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो M, अब अगर ये टोटल मास इसका m हो गया, m इंटू ACM, ACM क्या हो गया? एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास, मतलब मान लो उस पे अगर मैं फोर्स इतना लगा रहा हूं, मतलब इस टोटल सिस्टम पे अगर मैं फोर्स इतना लगा रहा हूं, समझो बात को, इस टोटल सिस्टम पे मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहा हूं, F क्या है? F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल, उतना लगा रहा हूं, तो मुझे एक्सेलरेशन कहां पे मिलना चाहिए? सेंटर ऑफ मास पे मिलना चाहिए, हाँ या ना? या फिर ऐसे में मान लो, सपोज मुझे एक्सेलरेशन मिला ACM, ठीक है, जब मैंने उस पर फोर्स F लगाया उस कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम में, तो मुझे मान लो एक्सेलरेशन कितना मिला? ACM, चीफ मिनिस्टर नहीं, CM का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं F, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब मान लो इसको मैं इक्वेशन, अच्छा यहां से इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 दे देता हूं और इसको मान लो 5 दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं 5 और 4 को कंपेयर करूं, 5 और 4 को कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? m1a1 प्लस m2a2 विल बी इक्वल टू कैपिटल M ACM, मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोनों फोर्स तो बराबर है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या समझ नहीं आया पूछो? पक्का? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऊपर से जा रहा है? हाँ? पक्का आ गया ना? तो पढ़ चुके होगे स्कूल में, ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब A1 हमने कितना निकाला हुआ है? R के रेस्पेक्ट में d2r1 बाई dt स्क्वायर, ये निकाला हुआ है। तो m1 इंटू d2r1 बाय dt स्क्वायर प्लस m2 d2r2 बाय dt स्क्वायर इक्वल टू MACM, ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो मैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अगर m1r1 प्लस m2r2 करूं तो क्या मुझे यही ऊपर वाला चीज मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या होगा? d बाई dt स्क्वायर ऑफ m1r1 प्लस d बाई dt स्क्वायर ऑफ m2r2, और m1 और m2 तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट हम बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ गया तो बचेगा क्या? d2 बाई dt स्क्वायर ऑफ r1 जो यहां पे है प्लस d2 सॉरी m2 बाहर आ गया, फिर इंटू d2r2 बाई dt स्क्वायर, वही चीज है, मैंने बस सिंप्लीफाई कर दी। होगा या नहीं होगा? इतना तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब अगर मैं इस m को इस तरफ ले आऊं तो कितना बन जाएगा? 1 बाय m इंटू d2 बाई dt स्क्वायर इंटू m1r1 प्लस m2r2 विल बी इक्वल टू ACM, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं ACM क्या है? एक्सेलरेशन एट सेंटर ऑफ मास, है ना? एक्सेलरेशन, अगर मैं ACM यहां पे थोड़ा निकाल, जैसे यहां पे A1 मैंने कैसे निकाला? d2r1 अपॉन dt, तो ACM मेरा कितना हो जाएगा? d2 RCM अपॉन dt, होगा ना? RCM ये डिस्टेंस है, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 बाय m इंटू d2 अपॉन dt स्क्वायर इंटू m1r1 प्लस m2r2 इंटू कितना लिख सकता हूं? इज इक्वल टू d स्क्वायर RCM अपॉन dt स्क्वायर, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं?
लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इसको अगर हम थोड़ा और इस तरफ पे आए, अब यहां पे 1/m मल्टीप्लाई है और m क्या है, सम ऑफ दिस टू मासेस, और m कांस्टेंट, अगर दोनों मास कांस्टेंट है तो ये कैपिटल M भी कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर ही आता है ना। तो अगर मैं इस m को अंदर ले जाऊं और m इज इक्वल टू क्या था, हमने क्या लिया हुआ था, m इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ था क्या, मिटा दिया, लिख लो, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m और m इज इक्वल टू मान लो m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाहर अंदर ले लूं तो d²/dt² इंटू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू d²RCM अपॉन dt²। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो अगर मैं अभी कंपेयर करूं, RCM विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा कंपेयरिंग, तो RCM मुझे कितना मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन है दोनों साइड, तो RCM विल बी इक्वल टू दिस मच। तो RCM विल बी m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सेंटर ऑफ मास हमारा इस सिस्टम का मिल गया इस फॉर्म से, मिला या नहीं? मुझे पोजीशन, RCM क्या है, पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ना, मिल गया पोजीशन, समझे या नहीं समझे? ऊपर से गया, ऊपर से गया, समझे, घुसा दिमाग में, पक्का लिख लो। चलो, ये तो हमने बात किया किसके बारे में, अगर दो पार्टिकल हो एक सिस्टम में, ठीक है। अब हम इस पर थोड़ा कर्सरी करेंगे। क्या कर्सरी करेंगे, मान लो वही एक्स एंड वाई एक्सिस ले लो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। मान लो ये एक बॉडी है और बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं हर पॉइंट पे, होंगे ना। मान लो m1 से लेके m1 m2 m3 डॉट 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 n तक mn तक होंगे या नहीं होंगे, और सबका यहां से डिस्टेंस भी अलग अलग होगा या नहीं होगा, r1 से लेके rn तक होगा या नहीं होगा, r1 से लेके rn तक होगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में इसको देखूं और मुझे RCM निकालना है फॉर दिस, मतलब जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए उसमें, तो क्या होगा RCM, ये किसके लिए, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या हो जाएगा, RCM विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस m4r4 डॉट 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 mnrn, होगा या नहीं होगा? तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस डॉट 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 प्लस mnrn, ये होगा, होल डिवाइडेड बाय जितने मास नीचे उतने एडिशन, तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn, ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो RCM विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ mn, या n है क्या ये पे, हाँ चलो, mnrn डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mn, वेयर n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे n इज इक्वल टू, या i यहाँ पे लिख लो, i यहाँ पे भी i, ये भी i कर लो, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे भी i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये आपका फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला आ गया। आई इंटीजर को नंबर मान लो ना, यहां से m1 प्लस m2 प्लस m3, आई की जगह पे 1 2 3 4 डालते हुए जाओ, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। समेशन कैसे लिखते हैं पता है या नहीं है? समेशन नहीं पता, समेशन का सिंबल होता है कुछ ऐसे, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है जो स्टार्टिंग नंबर है, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हुआ, और ऊपर लिखा जाएगा जहां तक ऐड हो रहा है, n तक ऐड हो रहा है, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सिर्फ इसके बारे में, दिस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n तक और mi, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, और अगर मैं सबको ऐड करूं दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस, या इक्वल टू मास ऑफ दिस होल सिस्टम। अरे सारे हर पार्टिकल्स को अगर ऐड करते जाऊं, हर पार्टिकल का मास अगर ऐड करते जाऊं, तो मुझे एंड में क्या मिलेगा, इस बड़े से सिस्टम का मास मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, RCM इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n mi/i डिवाइडेड बाय कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज क्या, मास ऑफ द, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कोई शक, कोई डाउट? यही आपको स्कूल में बताया होगा ये फॉर्मूला। थोड़ा और बातें करते हैं इसमें, क्या बातें करेंगे, मान लो मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी एक रैंडम बॉडी, ठीक है, इस पे इसका जो मास है मान लो है क्या, कितना, कैपिटल M, ठीक है। अब मान लो इस टोटल जो बॉडी है या जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो सिस्टम है इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि है F टोटल, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मान लो F टोटल, ठीक है। और F टोटल जब लग रहा है तो मान लो इसके सेंटर ऑफ मास में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि है ACM के बराबर,
समझे या नहीं समझे? ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का टोटल मास m है, उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स जो कि है F टोटल, और उसके वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके सेंटर ऑफ मास में जो कि है ACM। होगा इतना तक कोई डाउट, कोई शंका? तो FCM या F टोटल मेरा कितना बन जाएगा? F टोटल विल बी इक्वल टू M इंटू ACM। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अब अगर लेट F टोटल, मैं इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स भी तो F टोटल बोला, अगर मैं F टोटल को जीरो कर दूं, मतलब मैं इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाता हूं, तो क्या हो जाएगा? MACM विल बी इक्वल टू जीरो। होगा या नहीं होगा? तो फिर इससे हमें ये भी मिलेगा ACM विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेशन कुछ होगा ही नहीं। अगर बाहर से फोर्स लग ही नहीं रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन होगा कहां से? होगा नहीं होगा ना। चलो, तो ACM हमारा कितना हो गया? जीरो। अब ACM को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? dVCM अपॉन dt विल बी इक्वल टू जीरो। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? d बाई dt ऑफ VCM लिख सकता हूं इज इक्वल टू जीरो। और कौन से, किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो मतलब इससे क्या, देयरफॉर इससे क्या पता चला? जो VCM है वो क्या है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है या नहीं है? तो इसका मतलब अगर मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, इस पे अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो ये सिस्टम चाहे मूव कर रहा हो या रेस्ट कर रहा हो, उसका सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। अगर रेस्ट में होगा तो जीरो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हुआ तो VCM कांस्टेंट। समझे या नहीं समझे? तो इस चीज से हमें कंक्लूजन क्या मिला? इसको लिख लो। देयरफॉर in the absence of any external force, the center of mass of the system moves in constant velocity। होगा या नहीं होगा? होगा, समझे? चलो, अब यहां पे, अब इसमें हम थोड़ा तिगड़म लगाएंगे। क्या तिगड़म लगाएंगे? अब अगर ये एक सिस्टम है तो इसमें n नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, होंगे या नहीं होंगे? और अगर मैं F टोटल इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो हर एक पार्टिकल पे छोटा छोटा फोर्स लगा रहा हूं ना। अब अगर मैं इसमें क्या लिया? F टोटल जीरो लिया। F टोटल मैंने कितना लिया? जीरो लिया ना। और ये F टोटल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn हो जाएगा या नहीं होगा? विल बी इक्वल टू जीरो। होगा या नहीं होगा? कोई शक? अब F को मैं क्या लिख सकता हूं? M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 प्लस डॉट 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 प्लस MNAN इज इक्वल टू जीरो। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और A को मैंने यहां पे क्या लिखा? dV अपॉन dt। तो इधर M1 इंटू dV1 अपॉन dt प्लस M2 इंटू dV2 अपॉन dt प्लस डॉट 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 प्लस MN इंटू dVn अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसमें से d बाई dt बाहर ले आऊं तो d बाई dt विल बी इक्वल टू इंटू M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 प्लस MNVN इज इक्वल टू जीरो। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। अब मैंने क्या बोला? किस चीज का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट जीरो होता है? कांस्टेंट का। तो मतलब इससे हमें क्या पता चला? M1V1 प्लस M2V2 प्लस डॉट 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 प्लस MNVN इज इक्वल टू कांस्टेंट। होगा या नहीं होगा? होगा। और M1V1 किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर होता है, याद है? मोमेंटम P। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? कोई शक नहीं ना? होगा या नहीं होगा? तो इससे क्या पता चला? अगर एक चीज तो ये पता चला, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक सिस्टम पे नहीं लगता तो वो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा। और क्या पता चला इसमें से? कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है वो एब्सेंट होगा तो इसका जो मोमेंटम होगा या हर पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड होगा। ये भी पता चला या नहीं चला? पक्का? कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ में आया? इसको भी 2 लाइनें में लिख लो। यहां तक पूरा क्लियर है? पक्का? इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो वहां पे न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। समझ में आया सारा चीजें आज जो पढ़ाया गया? पक्का? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।